स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें 10 मिनट में हम आपको प्रीवियस ईयर बताते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी का कोर बताते हैं, आपको क्रक्स बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें जो पहला टॉपिक होगा, पहला पॉइंट होगा, ज्वार की प्रगतिशील लहर सिद्धांत विलियम व्हीवेल ने दिया है। देखिए राइटिंग जो है इसमें थोड़ा सा ख़राब है, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो उससे आप देख सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं मुझे, तो मैं आपको बता दूँगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा 7905260130। आप इस पे मैसेज डाल सकते हैं अगर इससे कुछ रिलेटेड आपको नहीं समझ में आता है, जैसे कि कुछ स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको आप टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा या आपसे डिस्कस कर लूँगा इसके बारे में। चलिए, जो पहला पॉइंट होगा, ज्वार की प्रगतिशील लहर सिद्धांत विलियम व्हीवेल ने दिया है। उसके बाद ये कुछ स्केल हैं, जैसे कि आइसोहेल स्केल जो है वो आइसोहेल स्केल धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाला, इसे आइसोहेल स्केल बोलते हैं। फिर आइसोहेलाइन, समुद्र में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। फिर आगे आइसोटैच, समान वायु वेग वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोटैच हो गई। फिर उसके बाद आइसोनेफ, ये सारी इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में आई थी, मैंने चारों लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। समान औसत प्रतिशत बादल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। बेसाल्टिक ओशियन क्रस्ट का औसत घनत्व 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद माइक्रो स्केल जो है वो विक्षोभ को नापती है। प्लानिटरी स्केल ग्रहीय पवन जो पैमाना होता है वो पश्चिमी हवाओं की लहरों को नापता है। उसके बाद सिनेप्टिक्स स्केल जो होती है वो लोकल विंड्स को नापती है। लोकल विंड्स होती हैं जैसे कि फान होती है और लू होती है, ये सब लोकल विंड्स है, उसको नापने वाली जो पैमाना है वो सिनेप्टिक्स है। फिर उसके बाद मीज़ो स्केल मध्य मापक्रम बवंडर को नापती है, टॉर्नेडो। फिर आगे चलते हैं, देखिए वी जर्कनीस का मॉडल है, मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है ये मॉडल। फिर उसके बाद भारत के भूगोल से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि तेल क्षेत्र जो हो गया, तो तेल क्षेत्र में जो है असम का तेल क्षेत्र है मोरान शागुरिन तेल क्षेत्र, ये एक ही है। फिर उसके बाद दूसरा है गुजरात में लुनेज और कलोल खनिज, लुनेज और कलोल तेल क्षेत्र, ये दो हो गया। फिर उसके बाद और है गुजरात में ओलकड और असजोल, ये भी गुजरात में ही है। फिर उसके बाद पश्चिम तट अपतट तेल क्षेत्र बेसिन है और आलियावेट है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में, सारे आ चुके हैं कुल मिला के देखा जाए तो। फिर आगे देते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं उनको यहाँ पे जो है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम लगाना है, मतलब कि इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो पहला जो आएगा वो दुर्गावती आएगा, वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके बाद दूसरा जो आएगा वो जमशेदपुर आएगा, जो कि झारखंड में है। तीसरा जो आएगा वो राउरकेला, वो कहाँ है, वो उड़ीसा में है। फिर उसके बाद भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये चार हो गए। पहला कौन सा है, दुर्गापुर है, फिर उसके बाद जमशेदपुर है, फिर उसके बाद राउरकेला है, फिर उसके बाद भिलाई है। फिर आप एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूँ, पहला कौन सा है, दुर्गापुर है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, जमशेदपुर है, फिर उसके बाद तीसरा कौन सा है, राउरकेला है, फिर उसके बाद चौथा जो है वो भिलाई है। चलिए आगे चलते हैं। कोयला खनन क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो सिंगरेनी तेलंगाना में है, ईब नदी घाटी उड़ीसा में है,
कर्णपुरा झारखंड में है, कंपटी महाराष्ट्र में है। ये कोयला खनन क्षेत्र है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी से हट के ये थिंकर से क्वेश्चन है, मतलब जितने भी भूगोल वेताएँ हैं उनकी ये किताबों का नाम लिखा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद इनका सिद्धांत लिखा गया है, मैं आपको बता दूँगा कौन सा क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो कार्ल ओ सावर हैं, उन्होंने किताब लिखी है कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। फिर टैफे, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी मतलब कि परिवहन भूगोल। फिर तीसरे हैं एल.सी. किंग, जियोमॉर्फोलॉजी, ये उनसे संबंधित है जियोमॉर्फोलॉजी से। बेकर, एग्रीकल्चर भूगोल। ये हो गया, ये इनकी किताब है सारी। फिर आगे देखते हैं। रैंक साइज रूल, नगरीय बस्ती से संबंधित है। लीस्ट स्कैबर पद्धति अय्यर ने दिया है। मैक्सिमम डिस्टेंस पद्धति वीवर ने दिया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नो डाउट ये एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। इन सब में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लॉरेंस कर्व का उपयोग कोपॉक ने किया है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। एकरूपता का सिद्धांत 1783 में 83 लिखा हुआ है ये। 1785 लिखा हुआ है ये, सॉरी 1785 में। फिर उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912, संवहन तरंग सिद्धांत 1927-28। फिर उसके बाद गति संतुलन का सिद्धांत 1950। ये क्रोनोलॉजी आया था कि आप लगाइए क्रोनोलॉजी में। फिर आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इफर्ट, जिफ, जी के जिफ ने दिया है ये। ए लॉश, अगस्त लॉश, बाजार क्षेत्र अवस्थिति की सिद्धांत दिया है इन्होंने। फिर थॉमसन जो है वो पुंज सिद्धांत दिया है इन्होंने। बस वीडियो ख़त्म होने वाली है। फिर देखते हैं। थॉमसन ने दिया है पुंज सिद्धांत। फिर उसके बाद जूलियन वोल्पर्ट ने दिया है डिसीजन मेकिंग मॉडल। डब्ल्यू लियोनटिफ, आगत निर्गत प्रतिशत, आगत निर्गत प्रतिशत। फिर उसके बाद टॉरेस हैगरस्टैंड विस्तृण प्रतिरूप। चलिए आगे चलते हैं। स्थिर के किसने बताया है, तो डब्ल्यू क्रिस्टॉलर, वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने बताया है ये चीज़। अस्थिर के तो वो लॉश ने बताया है। ये दोनों का सिद्धांत मिलता जुलता है, आप अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद जनसंख्या सीमा एवं वस्तु सिद्धांत BJL बेरी। फिर उसके बाद P1 P2/D की संकल्पना जिफ ने दी है। जी के जिफ आ चुके हैं पीछे। तो ये आपकी 10 मिनट सीरीज़ की पूरी हुई। और मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो आपको 20 से 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा। प्रीवियस ईयर का 100 क्वेश्चन में आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको मिल जाता है 20 से 30 क्वेश्चन। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। कुल मिला के ये है कि प्रीवियस ईयर है, बस इसका क्रक्स दिया गया है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते फिर उसके बाद वो सारा एक साथ पूरा पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने एक जगह पे सारी चीज़ लाने की कोशिश करी है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।